आए थे यूके अपनी बहुत सारी बीमारियां लेकर के, तो मैं आपको बिल्कुल अपना एनएचएस सिस्टम जो यूके का है उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो के थ्रू कि एनएचएस क्या है, कैसे काम करता है, आपको कैसे रजिस्टर कराना है और इसके साथ साथ आपको कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं आपके मेलिंग एड्रेस पे, और भी क्या क्या एनएचएस के फीचर्स हैं जो आपको इनिशियली यहाँ पे आने के बाद रजिस्टर करने के बाद आपको यूज़ करने में आसानी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स गेट आउट में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विद लेट्स गेट आउट। वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनएचएस के बारे में कि एनएचएस में कैसे रजिस्टर कराना है, उसका क्या क्या ओवरव्यू है, कौन कौन लोग हैं जो उसके लिए एलिजिबल हैं और क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं। थोड़ा सा प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि वो एनएचएस से कैसे अलग है, अब क्या क्या चीज़ें क्लेम कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां कवर्ड हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें कवर्ड नहीं है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा और ये जानेंगे कि कैसे हमको डील करना है इन केस ऑफ इमरजेंसीज ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। करते हैं एनएचएस के ओवरव्यू से कि एनएचएस यूके का जो सबसे लार्जेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है। एक्चुअली ये यूके का ही नहीं, ऑलमोस्ट पूरे यूरोपियन कंट्रीज में सबसे लार्जेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ सर्विसेज। तो ये यूके का जो एनएचएस है ये बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है। ये लोग बोलते हैं कि ये लोग हर 36 आवर्स में कम से कम 10 लाख पेशेंट्स को देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है इन केस ऑफ एनी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये इतने सारे पेशेंट्स को हर 3 दिन में 4 दिन में 10-10 लाख लोगों को देखना बहुत बड़ी चीज है। तो आगे जानते हैं ये एनएचएस किन किन लोगों के लिए एलिजिबल है। तो ये जो एनएचएस है, अगर आप यूके किसी भी रेजिडेंट, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूके आ रहे हैं एक्सक्लूडिंग ट्रैवल, अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस पे ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं सिर्फ यूके में, तो आप एनएचएस के लिए एलिजिबल नहीं है। ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसीज आप एलिजिबल रहेंगे, लेकिन वहाँ आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन वो सारे लोग जो यूके में नॉर्मली यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं, किसी भी वीज़ा पे आ रहे हैं, अगर आप आईसीटी वीज़ा पे आ रहे हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, या कोई भी आप डिपेंडेंट वीज़ा अपने बच्चों को ला रहे हैं, तो जो भी लोग किसी भी परमानेंट रेजिडेंट वाले वीज़ा पे आ रहे हैं, जिनके पास पीआरपी है, रेजिडेंट परमिट, जिनके पास एक कार्ड होता है, वो रेजिडेंट परमिट अगर आपके पास है तो हाँ, आप एनएचएस सर्विसेज को यूज़ करने के लिए एलिजिबल है। सिर्फ वो लोग जो ट्रैवल वीज़ा पे आ रहे हैं उनके लिए एनएचएस एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे परमानेंटली रहने वाले नहीं है मोर देन 6 मंथ्स। तो अगर आप मोर देन 6 मंथ्स किसी भी वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए एनएचएस एलिजिबल है। एनएचएस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे फुल टाइम वर्क कर रहे हो। अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे भी हो, अगर आप लीगली इस कंट्री में रह रहे हो, तो हाँ, आपके लिए एनएचएस एलिजिबल है। एनएचएस को एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है तो आप तो एलिजिबल हैं, या आपके पास मेन एप्लीकेंट आप हैं तो आपके लिए एनएचएस एलिजिबल है। लेकिन अगर आपकी वाइफ या अगर आपके हस्बैंड, अगर आप वर्किंग है तो आपके वाइफ या हस्बैंड, उनमें से अगर किसी को भी डिपेंडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आना है तो उन सब के लिए इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन, आपके जो भी बच्चे हैं, अगर वो यहाँ पे डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो हाँ, उनको एनएचएस मिलेगा। विजिटर वीज़ा पे यहाँ आ रहे हैं तो आपको इमरजेंसी सर्विसेज में आप वो यूज़ कर सकते हैं एनएचएस, लेकिन वो आपके लिए फ्री नहीं रहेगा, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। जैसे भी आप किसी अपने पेरेंट्स को या किसी को भी यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे, या आप खुद भी विजिटर वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं, तो आपकी एनएचएस, आप किसी भी हॉस्पिटल में विजिट कीजिएगा उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, इन केस आपके पास वो मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई कि कौन कौन से यहाँ पे आकर के आप लोग एलिजिबल हैं एनएचएस के लिए। अब आगे बात करते हैं कि आप पहली बार जब यहाँ पे आते हैं तो एनएचएस के लिए आपको रजिस्टर कैसे करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने गूगल पे जाइए। मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि आप गूगल पे कैसे जाके क्या सर्च कर सकते हैं। मैं आप बताऊंगा आपको एनएचएस स्कॉटलैंड के बारे में, जो थोड़ा अलग है। हालांकि यूके का भी, ग्रेट ब्रिटेन का भी सेम ही है, उनकी बस वेबसाइट अलग है। तो nhs.scot वाले वेबसाइट पे आप जाइएगा तो आप वहां जाकर के अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल को ढूंढ सकते हैं और वहां जाकर के आप खुद से आपको विजिट करना पड़ेगा। तो आपको सर्च कैसे करना है, आप सीधा गूगल में जाइए और उसमें सर्च कीजिए फाइंड जीपी स्कॉटलैंड। अगर आप स्कॉटलैंड में नहीं है तो आप अपना
यूके का, ब्रिटेन का भी डाल सकते हैं। तो मैं स्कॉटलैंड वाला पहले दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप इस सर्च करेंगे तो ये पहली वेबसाइट आएगी mygov.scot। आप इस पे क्लिक कीजिएगा या हाउ टू फाइंड ए जीपी पे नीचे जाएंगे, फाइंड ए जीपी सर्जरी नियर यू, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। एक्सेप्ट, और इसमें आप हॉस्पिटल्स पे क्लिक करेंगे। हॉस्पिटल में आप अपना पोस्ट कोड डालेंगे, मैं अपना पोस्ट कोड डाल देता हूँ। यहाँ सर्च करेंगे तो ये मेरा सबसे नियरेस्ट जीपी का है, उसका लोकेशन आ जाएगा। आप इस सेम चीज़ को राइट क्लिक कीजिए, कॉपी, और यहाँ पे सर्च कर लीजिए नेक्स्ट टैब में, और आप ये मैप खोल करके देख सकते हैं कि उस जीपी का लोकेशन कहाँ पे है। ये सबसे नियरेस्ट जीपी का लोकेशन दिखाता है, सबसे पहला वाला। उसके बाद डिस्टेंस वाइज ये नेक्स्ट जीपी दिखाएगा आपको। जैसे ये सेंट मार्गरेट कम्युनिटी हॉस्पिटल 0.7 माइल है, क्रिफ वाला हॉस्पिटल 7.4 माइल है, पर्थ वाला हॉस्पिटल 11.7 माइल है। तो ये आपके पोस्ट कोड के हिसाब से आपका लोकेशन दिखाएगा कि कौन सा आपका नियरेस्ट जीपी है। यूजुअली जो जीपी रजिस्ट्रेशन होता है वो आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल पे ही होता है। तो सिंपल पोस्ट कोड डाल के सर्च कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज़, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मोस्टली नहीं चाहिए, ना ही वो जेरोक्स मांगते हैं किसी चीज़ का, ना ही बीआरपी कार्ड मांगते हैं, और ना ही आपका पासपोर्ट मांगते हैं। सिंपल खाली आपको पासपोर्ट नंबर और उसका वैलिडिटी डालना पड़ता है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन एज सच नहीं चाहिए, हम कुछ भी लेके नहीं गए थे, ना ही बीआरपी कार्ड। तो आने के बाद आपको बीआरपी कार्ड तक का भी वेट नहीं करना है, आप सीधा हॉस्पिटल लैंड कीजिए, नेक्स्ट डे हॉस्पिटल पहुंच जाइए और जीपी रजिस्टर करा लीजिए। ये ज़रूरी चीज़ है ताकि आपका कवरेज जो है जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। जो आप दवाइयाँ 1-2 महीने की लेके आए हैं वो ख़त्म होने से पहले एटलीस्ट आपका नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन वाला दवाई जो है वो स्टार्ट हो सके। तो ये चीज़ ज़रूरी है। एनएचएस रजिस्ट्रेशन सबसे पहला टास्क होना चाहिए बीआरपी कार्ड कलेक्ट करने से भी पहले। विजिट करने के बाद आप जा करके वहाँ पे आपको काउंटर पे एक फॉर्म मिलता है, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो उस न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको पूरा फिलअप करना पड़ेगा, और वो फिलअप करने के बाद आपको वहाँ पे उसको सबमिट करना पड़ेगा। या तो आप एक और डेट देंगे जब आप उस फॉर्म को पूरा फिल करके, हालांकि बेसिक फॉर्म होता है, ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं चाहिए। तो बेसिक फॉर्म जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, हाँ एड्रेस बहुत ज़रूरी है, आपका एड्रेस, आपका पासपोर्ट का नंबर और आपका एनआई नंबर आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद आप उस फॉर्म को आइदर सेम डे या फिर नेक्स्ट डे जा करके उस फॉर्म को जब वहाँ पे काउंटर पे जमा कर सकते हैं। और यूजुअली आधे घंटे का प्रोसेस है जाना और वहाँ जाके फॉर्म लेके फिलअप करके जमा करना। अगर वहाँ पे लोग बिजी हैं तो आप बोल देंगे आपको कि नेक्स्ट डे आने के लिए। हमें जो बोला था कि फॉर्म भर लीजिए, और हम लोगों ने उनको ने कॉल किया हमको, और वो बोले कि इस डेट को आकर के, जैसे मैंने फॉर्म भरा था फ्राइडे को, तो वो बोले कि आप वेंसडे को आ जाइए और वेंसडे को आप यह फॉर्म हमारा काउंटर पे आके सबमिट कर सकते हैं। हाँ, और ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन सबमिट नहीं होता है, आप ऑनलाइन सर्च करने का ट्राई नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी चीज़ें यहाँ पे हैं वो आइदर बाई ईमेल्स, बाई कॉल्स और बाई पोस्ट चलती हैं। तो आपको ऑनलाइन कुछ नहीं मिलेगा, आपको ये सारी प्रोसेस जा करके उनके हॉस्पिटल में जा करके ही आपको फर्स्ट टाइम जीपी रजिस्टर कराना पड़ेगा। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, आधे घंटे का प्रोसेस है। फॉर्म भरिए और काउंटर पे सबमिट कर दीजिए, बस। आप वहाँ जाके अपने आप को एनएचएस में फॉर्म भर के जमा कर देते हैं तो आपको एक एनएचएस नंबर मिलता है। वो एनएचएस नंबर जो है स्टार्टिंग विथ योर डेट ऑफ बर्थ, और वो एंड में एक 4 डिजिट का अपना नंबर रहता है, तो वो आपको एक एनएचएस नंबर मिल जाता है। इस एनएचएस नंबर से आप वापस में अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट या कुछ भी बुक करना है तो आप इस एनएचएस नंबर को दिखा करके या कॉल करके बता करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यहाँ कोई बीआरपी जैसा कार्ड है ऐसा कुछ नहीं मिलता है। आपको सिर्फ वो जाके एनएचएस नंबर का जो नंबर है वो आपको दिखाना पड़ेगा। एज सच कोई फिजिकल कार्ड नहीं आपको बीआरपी कार्ड में मिलता है, तो फिजिकल कार्ड नहीं है, आप जा करके एनएचएस नंबर बोल के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आपने सुन लिया कि एनएचएस कंप्लीटली फ्री है, लेकिन क्या ये चीज़ सही में फ्री है? इनको आखिरकार पैसा कहाँ से मिलता है? तो इनका पैसा कमाने का दो तरीका है। या तो आपको पैसा कमाने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि जितने भी आपका यहाँ पे टैक्सेशन है, तो 20%, 30%, 40% का जो टैक्स स्लैब्स यहाँ पे बना हुआ है, तो जो भी आपकी इनकम है, तो इस इनकम के ऊपर ये जो टैक्स चार्ज करते हैं यूके गवर्नमेंट वाले, इस टैक्स का कुछ हिस्सा जो है
एनएचएस वालों को जाता है। तो ये एनएचएस का जो पैसा है, मेन जो इनकम है वो आपको टैक्सेशन से आती है। सेकेंड तरीका इनका ये है टैक्सेशन का कि जब आप यहाँ पे कोई भी एज एन इमिग्रेंट यहाँ पे आता है, आप किसी भी वीज़ा पे, वर्क वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, आईसीटी, ग्लोबल मोबिलिटी वीज़ा या फिर आपका डिपेंडेंट वीज़ा, कुछ सी भी वीज़ा पे अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये लोग क्या करते हैं ना, जब आप लोग याद किए होंगे, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो लास्ट में आता है गो टू IHS वेबसाइट। तो ये IHS वेबसाइट की जो चार्ज होता है, जो हम लोगों ने पे किया था ऑलमोस्ट 1,61,000 रुपये, हालांकि मैंने नहीं, मेरी कंपनी ने पे किया था। तो वो जो 1,61,000 का पर पर्सन का जो चार्ज है वो एग्जैक्टली इनके जाता है IHS फीस के अंदर। IHS को बोलता है इमिग्रेंट हेल्थ सरचार्ज। तो ये IHS की फीस है, ये भी डायरेक्टली आपको NHS में ही जाती है, जिनके थ्रू इनको पैसा मिलता है। जो यहाँ जो बोलते हैं लोग कि ये फ्री है फ्री है, ये एक्चुअल में तो फ्री नहीं है। अगर आप किसी वीज़ा पे आ रहे हैं तो एक तो IHS फीस इनको देते हैं स्टार्टिंग में, और जितनी बार ये चीज़ रिन्यू होती है पर ईयर ऑलमोस्ट आप 1,000 पाउंड 1,500 पाउंड जो इनको पर ईयर देते हैं। मेरे केस में 1,600 पाउंड जो उन्होंने लिया था 2 साल का। तो ये 2 साल का जो IHS फीस है वो तो ऑलरेडी पेड है, तो आपको ये फ्री तो नहीं बोल सकते हैं। हाँ, आपने ऑलरेडी इनका पैसा पहले ही दे दिया है। अभी नेक्स्ट चीज़ ये है कि इनका पैसा तो ये लोग पहले ले लिए, उसके अलावा जो NI होता है, नेशनल इंश्योरेंस, जो 12% आपके सैलरी से कटता है, वो जो 12% का भी जो पैसा है ये लोग ऑलरेडी पहले ही ले लेते हैं। आप जितना भी टैक्स काट देते हैं इनकी गवर्नमेंट को 12% में, ये भी पैसा जो है IHS को ही जाता है। भले आप किसी भी वीज़ा पे आए, आपको ये 12%, इवन यहाँ के भी लोगों को 12% जो NI है वो आपको देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, जिससे इनकी NHS फीस भरी जाती है, या NHS में जो भी डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, उनको पैसा मिलता है। जब अब तक डिपेंडेंट वीज़ा या कोई भी वीज़ा, स्किल्ड वर्कर या जो भी वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आप यहाँ पे आए हैं, तो तब तक तो आप वीज़ा वाला फीस है, IHS फीस है देते हैं। लेकिन जैसे ही आपको यहाँ का सिटीजनशिप मिल जाता है तो यहाँ के जो लोग हैं वो 12% NI देते ही देते हैं। तो ये जो 12% का NI है, देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करें, आपको कुछ भी बीमारी होती है तो आप इंडिया में डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो 500-1,000 रुपये तो फीसे लग जाता है। उसके बाद वो प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, आप दवाई खरीदिएगा, और या फिर कुछ अगर आपको एक्सीडेंट या कुछ ऑपरेशन हो गया, इंश्योरेंस अगर वो कवर्ड नहीं है, इंश्योरेंस तो अलग चीज़ है, तो अगर इंश्योरेंस वो कवर्ड नहीं है तो आपके पॉकेट से तो 2 लाख रुपये निकल जाता है। उसके हिसाब से देखा जाए ये 10-12% जो है कुछ भी पैसा नहीं है, ये ऑलमोस्ट फ्री ही समझिए। जिस तरह की सर्विस यहाँ पे मिल रही है, जो चीज़ आपको यहाँ पे फ्री में दे जा रही है, वो 10% 12% का जो टैक्स है वो लिटरली यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आप 1,000 पाउंड भी ये पूरे साल का दे रहे हैं तो 1,000 पाउंड से ऑलमोस्ट हमको लगता है कि उतना खर्च हो जाता है अगर आप किसी भी बीमारी में, या कोई भी चीज़ आपको होता है, कोई माइनर एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये 1,000 पाउंड जो है 10-12% वसूल है पक्का। तो इसी के साथ मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि क्या बीमारी हम लेके आए थे, कैसा उसका इलाज हुआ, कितना टाइम लगा, और क्या क्या और टाइम लाइन में चीज़ें हुई, कब दवाइयाँ मिली और सब कुछ। तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन आने से कुछ दिन बाद कराया था, ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद कराया था। तो यहाँ जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो आप मान के चलिए 1 वीक। 1 वीक में आप जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो विद इन 1 वीक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट, जो आपका पहला अपॉइंटमेंट का टाइम होता है, वो जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ उससे आप मान के चलिए कम से कम 3 वीक्स, 3 to 4 वीक्स में आपको पहला अपॉइंटमेंट मिलता है। ये मैं बात कर रहा हूँ NHS स्कॉटलैंड के बारे में। हो सकता है जो बड़े शहर हैं उनमें थोड़ा और टाइम लगता हो, लेकिन मैं जहाँ रह रहा हूँ वो छोटी जगह है, तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम आफ्टर रजिस्ट्रेशन मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया था। और उस अपॉइंटमेंट को मिलने के बाद जो फर्स्ट कंसल्टेशन था, वही जो पहला अपॉइंटमेंट था, वो 1 महीने के होने के बाद उन्होंने उसी सेम दिन हम लोगों का ब्लड कलेक्ट किया। डायबिटिक का बोल रहा हूँ, उसी दिन उन्होंने सेम कंसल्टेशन वाले दिन मेरा ब्लड कलेक्ट किया। हालांकि फिजिकली किसी डॉक्टर ने देखा, वो लोग तो बहुत बिजी रहते हैं, तो जो नर्सेज होती हैं वही ब्लड कलेक्ट करती है, और ब्लड सैंपल आपको टेस्ट करने के बाद दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर आप फॉर्मल किसी मेडिकेशन पे चल रहे हो तो उनका जो PDF या जो भी स्कैन कॉपी है आपको उनके वेबसाइट पे, जो हॉस्पिटल वाला वेबसाइट है, उस पर आपको ईमेल करना पड़ता है। वो तो हम लोगों ने सेम दिन ही कर दिया था जब हम लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ था। तो ईमेल कम्युनिकेशन ज़्यादा है, और ये जितना भी अपॉइंटमेंट है ये आपको फ़ोन करके या फिर वो लेटर के थ्रू
आपको बुक कर देते हैं। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद 1 मंथ के बाद और 1 हफ्ता लगा आपको उस ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आने में। हालांकि ये डायरेक्टली रिपोर्ट शेयर नहीं करते हैं, आपको जाकर के हॉस्पिटल आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। ये ईमेल भी नहीं करते हैं और कॉल करने पर रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत है, वो मान के चलिए, लेकिन आपको ब्लड रिपोर्ट वहाँ हॉस्पिटल जाइएगा तो आपका जब ब्लड सैंपल कलेक्ट हुआ है उसके 1 हफ्ते बाद मिल जाएगा। ये हुआ पहला सिनेरियो। और दवाई जो है, जब हम लोगों का 1 महीना और 1 वीक, मतलब ऑलमोस्ट 5 वीक्स के बाद उन्होंने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दी थी और उसका 1 वीक और लगा, मतलब टोटल स्टार्टिंग से 1.5 महीना। तो 6 वीक के बाद हम लोग जो केमिस्ट है, जो भी आपको केमिस्ट वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से दुकान से, आप कौन से केमिस्ट शॉप से आप लेना चाहेंगे, तो उस केमिस्ट शॉप पे जा करके आपको जो भी दवाई है वो आपको दे दी जाएगी। एक चीज का जवाब हमको आज तक कहीं ऑनलाइन नहीं मिला और किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिला कि डायबिटीज का जो भी दवाई है उसके साथ क्या इंसुलिन भी फ्री है। तो हाँ, जो भी दवाई आपको लगेगा, पूरा 2 महीने का दवाई ये लोग देते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना का आपको इंसुलिन का पैकेट भी देते हैं, दैट इज कंप्लीटली फ्री। इंसुलिन का आपको कोई पैसा नहीं देना है, कोई दवाई का कोई पैसा नहीं देना है। आपको बस जो क्लिनिक है या फिर जो शॉप है वहाँ पे जाना है, अपना रिपोर्ट और जो भी दवाई का प्रिस्क्रिप्शन है वो साथ में देते हैं। और उसके साथ साथ ये लोग इंसुलिन भी अलग से फ्रिज में रखे रहते हैं, तो वो इंसुलिन भी देते हैं। अब आते हैं कि दूसरी बीमारी हमारे साथ क्या हुई थी। तो हमारी दूसरी बीमारी थी, मेरी वाइफ के आंख के अंदर एक स्पॉट बन गया था। तो इसका इलाज का हम लोग टाइम ड्यूरेशन जानते हैं। तो जिस दिन हम लोगों ने रजिस्टर किया था उसके, आपको पहला कंसल्टेशन बता दिया, ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद आया था। तो 1 वीक बाद रजिस्ट्रेशन हुआ था और कंसल्टेशन जो हुआ था फ्रॉम डेट भी, हम जब हॉस्पिटल गए थे उससे 1 महीना लगा। तो उस 1 महीने के बाद जब हम लोग फाइनली रजिस्टर हो गए, कंसल्टेशन हो गया, तो बस उसके 2 दिन के बाद ही हम लोगों ने आई क्लिनिक का अपॉइंटमेंट लिया, जो मिल गया था विद इन 2 डेज। तो 2 डेज के बाद आपको आई क्लिनिक का अपॉइंटमेंट मिल गया। और जो सर्जरी का उन्होंने डेट दिया, हालांकि सर्जरी नहीं थी, आँख के अंदर एक कोई प्रिक करके इंजेक्शन डाल रहे थे, जिसके लिए इंडिया में मुझे बोला गया था कि 1-1.5 महीना बाद का टाइम आपको मिलेगा, जो यहाँ पे मुझे विद इन 1 मंथ, जिस दिन आँख का स्कैनिंग हुआ उसके विद इन 1 मंथ ही आपको अपॉइंटमेंट दे दिया। और सेम डे, अगर 3:30 का अपॉइंटमेंट है तो सेम डे आपको आँख में इंजेक्शन भी डाल दिया। कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, सारा टेस्ट 5 जगह पे टेस्ट किए विद इन 10-10 मिनट के अंदर। आपको कोई वेट नहीं कराता है यहाँ पे। एक बार अपॉइंटमेंट का टाइम आ गया, आया, आपको सीधा 2-3 क्लिनिक में जाएगा, 4 मशीन लगाएगा, तुरंत फटाफट इलाज होगा और तुरंत आँख में इंजेक्शन देगा, बोलेगा आप घर जाइए। 3:30 में हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे और 4 बजे, 4 नहीं, और मुझे लगता है कि 4:45 के आसपास, या 2 घंटा मान के चलिए, तो 2 घंटा के अंदर आपके आँख के अंदर इंजेक्शन भी लग गया, जिसके लिए इंडिया में मुझे बोला गया था कि 1 महीना लगेगा। इंश्योरेंस क्लेम करना, हॉस्पिटलाइज करना, 10 गो फॉर्म भरना, कुछ नहीं, सीधा जाइए, 2 घंटे के अंदर इलाज हो गया, घर आ जाइए। हाँ, थोड़ा अपॉइंटमेंट मिलने में टाइम लगता है, लेकिन वही एक मेन पेन है, उसके अलावा बाकी सब कुछ स्मूथ है। तो ये लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं इन जनरल पब्लिक से? तो इनका कम्युनिकेशन का मात्र एक ही तरीका है, बाय पोस्ट। जो पोस्ट पे आप लोगों ने इसका एड्रेस दिया है वहाँ पे रजिस्टर कराने से के टाइम में ये लोग पोस्ट पे मेल करते हैं, और आइदर इमरजेंसी हो या टाइमिंग का शेड्यूल फिक्स कराना हो तो ये लोग आपको कॉल करते हैं। इवन आपको भी अगर अपॉइंटमेंट बुक करना है या कुछ भी करना है तो ये आप सिर्फ उनको कॉल करके ही कर सकते हैं। कोई मेल या पोस्ट का जवाब नहीं देते हैं, वहाँ जाके हॉस्पिटल में कोई फायदा नहीं है। आपको एक ही तरीका है वहाँ अपॉइंटमेंट बुक करने का, कॉल कीजिए। जो हॉस्पिटल आपके घर के पास है, वहाँ जहाँ पे आपने जीपी रजिस्टर कराया है, सीधा वहाँ पे कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। एक पेन तो है जो मैं आपको 10 वीडियो में ही बोलूँगा अगर मैं इसके बाद बनाऊँ, कि अपॉइंटमेंट मिलने में भैया 1 महीना लगता है, 1 मंथ। जब आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा तो अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई नॉर्मल सर्जरी या कुछ भी हुआ है, अगर इमरजेंसी केस नहीं है, नॉर्मल कोई बीमारी है, तो आपको 1 महीना से पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाला है। सर्दी खांसी हो गया तो फिर भूल जाइए, वो इलाज नहीं होने वाला है। तो सर्दी खांसी छोड़ दीजिए, उसके अलावा तो आप जाकर के नॉर्मल मेडिसिन शॉप से पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक उठा लीजिए। उसके अलावा कुछ भी ये लोग इलाज के तौर में नहीं करने वाले हैं। तो ये एक थोड़ा दिक्कत है। बाकी अगर एक बार अपॉइंटमेंट मिल गया आपको तो बहुत ईजी है, वो तो जिस दिन अपॉइंटमेंट मिला उस दिन सारा कुछ ये लोग फिक्स कर देते हैं। आप
वे लोग चाहेंगे कि भैया आप सब कुछ कर ले और उसके बाद ही घर आप हेल्दी होके जाए। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है और आगे जानेंगे क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। तो देखिए, अगर आप कुछ भी आपको होता है, सर्दी खांसी बुखार, तो जो भी आप जीपी अपॉइंटमेंट लेते हैं हॉस्पिटल में जा करके, वो कवर्ड है। जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है इंक्लूडिंग एम्बुलेंस, आपका इमरजेंसी केयर में जाकर के कोई ट्रीटमेंट कराना है, या फिर प्रेगनेंसी है, या किसी भी तरह की सर्जरी है, ये सारी चीज़ें एनएचएस में इंक्लूडेड है। हाँ, अगर आपको कुछ सुंदर बनने के लिए नाक सीधा कराना है, जैसे कि आज भी हीरोइन लोग कराती हैं, नहीं तो वो इंक्लूडेड नहीं है। बाकी अगर आप बीमार होने के बाद कुछ भी अगर आपको होता है, कोई सी भी तरह की बीमारी होती है, सारा कुछ इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग इमरजेंसी सर्विसेज प्लस एम्बुलेंस। उसका भी कोई चार्ज नहीं है, कोई कोपे नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, कहीं पे भी 1 पाउंड भी आपको एक्स्ट्रा अपने पॉकेट से खर्च नहीं करना है। जो भी होगा आपको वो सारा एंड टू एंड, एंट्री से लेकर के एग्जिट तक सब कुछ आपको एनएचएस के अंदर कवर। चलिए, ये तो बात हो गई कि क्या क्या इंक्लूडेड है। अभी हम लोग जानते हैं कि क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। तो जो जो चीज़ इंक्लूडेड नहीं है उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, हालांकि एनएचएस स्कॉटलैंड अलग है। यूके में सर, ग्रेट ब्रिटेन में मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि प्रिस्क्रिप्शन वाली जो दवाइयाँ हैं उनके लिए आपको 9 या 10 पाउंड जो है पर प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, लेकिन यहाँ स्कॉटलैंड में आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। मेरी सारी जो पुरानी वाली दवाइयाँ थी जो मैं इंडिया में खा रहा था, डायबिटीज़ वाली, वो सारी यहाँ भी फ्री है, इंसुलिन भी फ्री है। तो ये पहली चीज़ होगी जो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड स्कॉटलैंड, कि यहाँ जो कुछ कुछ प्रिस्क्रिप्शन वाला दवाई बोलता है कि फ्री नहीं है, जो आपका दवाई पहले से चल रहा था वो आप उसके लिए आपको अलग से पर प्रिस्क्रिप्शन 9.5-10 पाउंड अब चेंज होता रहता है। वो अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन का अलग अलग सिटी का अलग अलग प्राइस है, तो वो कुछ किसी में 9 है, किसी में 10 है। तो ये एक चीज़ फ्री नहीं है। सेकेंड चीज़ है जो आई सर्जरी, जो मैंने वाइफ के लिए बोला था, तो जितना भी आई का जो टेस्ट था वो तो पैसा नहीं लिया। जो अब उनका जो फ्री वाला टेस्ट है, जो फ्री वाला स्कैनिंग किया था आई का, लेकिन मुझे 35 पाउंड्स पे करना पड़ा था एक और आई स्क्रीनिंग कराने के लिए। उसमें वो कलर्ड स्क्रीनिंग था। 35 पाउंड्स बोलो तो इंडिया में भी सेम हो रहा है, 35 पाउंड्स ही लगा था, 3,500 रुपये इंडिया में भी लगा था, और यहाँ पे भी 35 पाउंड्स मैंने एक्स्ट्रा पे किया था सिर्फ वो पर्टिकुलर स्कैनिंग के लिए। और तीसरी चीज़ जो फ्री नहीं है वो है आपका डेंटल। आपके दांत में कुछ भी हुआ है, रूट कनाल कराना है, दांत निकलवाना है, पॉलिश कराना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एनएचएस के अंदर कवर्ड नहीं है। डेंटल केयर का थोड़ा एक्सेप्शन भी है। अगर आपका बच्चा जो है वो 18 साल से कम है, प्रेग्नेंट वुमेन है, और बच्चा जो है अगर न्यूली बॉर्न किड है वो अगर 12 मंथ से कम का है, तो उसके लिए डेंटल केयर फ्री है। और एक चीज़ है कि अगर आप डेंटल केयर के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि लोकल डेंटिस्ट ढूंढिए और उसके यहाँ जाकर के रजिस्टर कराइए, और उसके बाद उस अमाउंट को, अगर आप इन 3 कंडीशंस के अंदर आते हैं, तो उसके लिए आपको डेंटल केयर फ्री हो जाता है। एनएचएस डेंटल का भी फिक्स चार्जेज है। ऐसा इंडिया ऐसा नहीं है कि कोई 200 में कर रहा है, कोई 2000 में कर रहा है। तो यहाँ पे फिक्स चार्जेज है, अलग अलग बैंड का अलग अलग प्राइसेस है। जैसे कि कोई किसी को क्लीनिंग कराना हो, किसी को कुछ पॉलिशिंग कराना हो, कुछ टूथ निकलवाना हो या आरसीटी कराना हो, यहाँ मैं साइड में दिखा दूंगा कि किसकी चीज़ का करेंट प्राइस अभी सितंबर 2023 में कितना चल रहा है। अरे हाँ, मैं भूल गया, ये और एक चीज़ है। अगर आई का पावर है आपका, तो चश्मा वश्मा है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो चश्मा इंडिया से ही लेके आइए, क्योंकि यहाँ चश्मा जो पावर वाला ग्लासेस है, रीडिंग ग्लासेस तो 1.5-2 पाउंड में मिल जाता है, लेकिन जो चश्मा है आपको बेसिक चश्मा का फ्रेम और लेंसेज बहुत महंगा है यहाँ पे। 200-250 पाउंड, 300 पाउंड भी लग सकता है चश्मा के लिए एक सेट। तो ये चश्मा वाला सीन जो है वो, आप ग्लासेस आपके वो इंडिया से ही लेके आए। अगर यहाँ पे आपको पावर वाला ग्लास खरीदना है तो ये थोड़ा ओवर प्राइस्ड है और ये फ्री भी नहीं है। थोड़ा प्राइवेट जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी इनका बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि एनएचएस फ्री है, लेकिन थोड़े ग्लिचेस, थोड़े इश्यूज उसमें हैं। तो जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो यूके में, एटलीस्ट हमको लगता है बाई डाटा 12% 13% लोग जो है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। तो ये प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस वो लोग लेते हैं जिनका कंपनी ऑलरेडी इस चीज़ के लिए स्पॉन्सर कर रहा है, अलग से कोई पैसा देकर यूजुअली नहीं लेता है। तो ये 12% लोग जिनको कंपनी पैसा दे रही है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, तो ये लोग प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। बेसिक डिफरेंस देखिए क्या होता है। एनएचएस में फ्री है, अब एनएचएस में फ्री है तो भीड़ जाता है, टाइम बहुत लगता है, थोड़ा ग्लिचेज है,
तो थोड़ा इशू होता है लोगों को। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपको लेना है तो थोड़ा बेटर सर्विस मिलता है, थोड़ा वेटिंग टाइम कम मिलता है। महंगा तो सब यहाँ पे है, लेकिन अब प्राइवेट वाला हॉस्पिटल में जाइएगा इंडिया में भी तो वहाँ भी महंगा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सस्ता है। लेकिन बाई सर्विसेज यहाँ एनएचएस की हालत बहुत ठीक है। 80% लोग, 90% लोग आप मान के चलिए यहाँ पे एनएचएस में ही डिसाइड करते हैं, और वो लोग प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते। लेकिन प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में थोड़ी सी सर्विसेज बेटर हो जाती है, यही एक बेसिक डिफरेंस। तो ये था थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू यूके एनएचएस सिस्टम के बारे में। बहुत लोगों को यहाँ का एनएचएस पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं अच्छी है हेल्थ सर्विस, किसी को लगता है कि हेल्थ सर्विस बुरी है। तो अगर आप यूके में रह रहे हैं तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको यहाँ की हेल्थ सर्विसेज कैसी लगती है, आपको पसंद आती है या नहीं, या क्या क्या चीज़ें आपने प्रॉब्लम फेस की हैं ड्यूरिंग योर क्लेमिंग योर एनएचएस सर्विसेज। आप हॉस्पिटल गए तो कोई दिक्कत हुई, कोई सर्जरी गए में दिक्कत हुई, तो ये सब चीज़ें मुझे नीचे कॉमेंट में बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और हर कमेंट के नीचे अगर पॉसिबल है तो मैं आंसर करता हूँ। देखिए, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस तो नहीं है, प्राइवेट हेल्थ सर्विस नहीं है, ये बेसिक जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ हेल्थ सर्विस है। तो प्रॉब्लम तो है, मैं भी मानता हूँ कि प्रॉब्लम है, डिले होता है, लोग बात नहीं सुनते। लेकिन अगर आप जा करके अपनी प्रॉब्लम को इंसिस्ट करते हैं कि नहीं भैया ये दिक्कत है, फिक्स करो भैया, हमको काहे प्रॉब्लम हो रहा है, काहे नहीं दवाई लिख रहे हो, इतना दिन हो गया क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हो। तो अगर आप एक चीज़ को 10 बार बोलो तो हाँ लोग सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर मार दें कि नहीं आपको चलो हटाओ ये तो बोल ही रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम जेन्युइन है आपको और आप उनको बताएंगे फॉर्मली पुश करके हाँ भैया ये दिक्कत है, तो वो लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये मेरी एनएचएस की वीडियो और पूरी जानकारी, मेरा एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी न्यूज़ और घूमने ब्लॉग्स के बारे में आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। चैनल का नाम ही है लेट्स गेट आउट, तो जो बाहर जाके हो पाएगा वो सारी मैं जानकारी आपको दूंगा। फिलहाल मैं फोकस कर रहा हूँ जितना यूके का न्यूज़ है और जो भी यहाँ पे बाहर घूमने की जगह है वो सब कवर अप करने के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल लेट्स गेट आउट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपना प्यार दें। धन्यवाद।